नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने क्लास आपको बताई थी कि हम स्टार्ट करेंगे, तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। आपको पता है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। हम आज इसी टॉपिक से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स पे भी। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक को देख लेते हैं कि 1857 का विद्रोह, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह था आपका, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो किसी भी विद्रोह के प्रमुख कारणों पर अगर हम बात करें तो एक तो राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में क्या था कि हड़प नीति। हड़प नीति क्या थी कि उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा था कि भारत में जो भी राज्य हैं, अगर उनका कोई वारिस है, यानी उनकी कोई खुद की संतान है, तब तो ठीक है, उन्हें उनका राज्य चलाने को मौका मिलेगा। लेकिन अगर उनकी कोई खुद की संतान नहीं है, दत्तक पुत्र है, यानी कि गोद लिया हुआ कोई पुत्र है, तो उसे हम ब्रिटिश राज में मिला लेंगे। तो इस हड़प नीति के तहत उन्होंने अवध को मिलाया, झांसी को भी मिलाना चाहते थे। तो ये जो डलहौजी की हड़प नीति थी, मतलब किसी न किसी कारण से वो करते थे। जैसे अवध क्या था, अवध में ऐसी कोई समस्या नहीं थी दत्तक पुत्र वाली, तो उन्होंने क्या कहा, कुप्रशासन का आरोप लगा के अवध को मिला लिया। और अवध में क्या था कि ज़्यादातर जो उस समय ब्रिटिश के सैनिक थे वो अवध प्रांत से लिए जाते थे। तो ये भी एक राजनीतिक कारण था। आर्थिक कारण में करें तो इन्होंने भारी लगान लगा रखा था किसानों पर, उद्योगों पे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी आर्थिक कारण में। सामाजिक कारण क्या था कि अंग्रेज हमेशा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर चुके थे। जैसा कि आपको पता है कि भारत में कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी शुरू हुए थे, जैसे सती प्रथा का अंत होना हो या इस तरह की और जो कुरीतियाँ थी। तो उन पर जो इन्हें का आघात लगता था, इस पर जो इनके परिप्रेक्ष्य में काम करते थे, तो उसमें क्या था कि लोगों को लगने लगा कि हमारे धार्मिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ग भी इनसे संतुष्ट था। सबसे बड़ा वर्ग था सैनिक। सैनिक के दम पे ही ये, भारतीय सैनिकों के दम पे ये राज्य कर रहे थे। और ये क्या करते थे कि ब्रिटिश सैनिक को अलग, यानी जो ब्रिटिश सैनिक थे इनके और जो भारतीय सैनिक थे उनके प्रति इनका रवैया बहुत ही खराब था। यानी भारतीय सैनिकों का एक तो प्रमोशन नहीं मिलता था, इनकी तनख्वाहें कम थी, इनको खाना अच्छा नहीं दिया जाता था, तो वेतन और पद की समस्याएं थी। उसमें बहुत सारी असमानता थी, जिसके कारण ये वर्ग भी इनसे काफ़ी असंतुष्ट था। तत्कालिक कारण, कोई भी जो चीज़ें होती हैं उसका तत्कालिक एक कारण होता है। यानी कि उस समय ऐसी कौन सी घटना हुई कि तुरंत वो आंदोलन शुरू हुआ। तो तत्कालिक कारण था कि एक इनफील्ड राइफल आई। क्या आई? अंग्रेजों ने एक इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया अपने सैनिकों के लिए। तो उसमें जो कारतूस प्रयोग होती थी वो चर्बी वाले कारतूस का विवाद आया। यानी उसमें जो यूज़ होती थी, उस कारतूस में जो चर्बी लगाई गई थी, उसमें चर्बी लगाई गई थी। तो उस कारतूस को चलाने से पहले उसको दांतों से खींचना पड़ता था। और उसमें चर्बी का जो इस्तेमाल हुआ था, उसमें एक तो सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था, और दूसरी जो उसमें चर्बी का इस्तेमाल हुआ था वो गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। तो सुअर जो है, आपको पता है, हिंदुओं की जो सुअर जो है मुसलमानों के लिए हराम है, और जो गाय है वो हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इससे एक व्यापक विद्रोह फैल गया, और लोगों ने क्या काम करना शुरू किया, क्या कहना शुरू किया कि हम किसी भी हालत में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। किसने कहा? सैनिकों ने कहा। तो 29 मार्च 1857 को एक मंगल पांडे थे, जो कि कास्ट के ब्राह्मण थे। उन्होंने सबसे पहले इस मामले में अपने सार्जेंट को गोली मार दी। क्या किया कि सार्जेंट को गोली मार दी। उसके बाद मंगल पांडे को भी फांसी दे दी जाती है, और फिर सारे सैनिकों में एक तरह से विद्रोह की लहर फैल जाती है। जब ये बात सारे बैरकों में फैलती है कि देखिए, चर्बी वाले कारतूस का मामला है। दूसरी चीज़, सैनिकों को उस समय क्या कहा जाता था कि आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ेगी, विदेश में भी सेवाएं देनी पड़ेंगी। तो आपको पता है उस समय विदेश जाने का जो साधन था वो पानी के जहाज़ थे, यानी समुद्र की यात्रा करनी पड़ती थी। और भारतीय परंपरा में ऐसी मान्यता थी कई समाजों में कि जो भी सैनिक अगर विदेशी यात्रा कर लेगा, समुद्र पार यात्रा कर लेगा, तो उसको वो अपने समाज से बाहर कर देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर इस की एक डेट आती है 10 मई 1857 को। मेरठ में भी सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, और 11 मई 1857 को सारे सैनिक कूच करके दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में ये मुलाकात करते हैं बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर जो कि लाल किले में है, वहाँ ये इनसे मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि देखिए साहब, ऐसा है
कि हम लोग सैनिक हैं, हम लोग बड़े ही असंतुष्ट हैं, हमारे पास ये मामले हैं। बहादुर शाह जफ़र को बताते हैं। बहादुर शाह जफ़र कहते हैं कि देखिए आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं एक 77 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो कहते हैं मदद तो हम आपकी करेंगे, हम सैनिक हैं, हमें प्रशिक्षण प्राप्त है बंदूकों को चलाने का, सारी चीज़ों का। बस हमारे इस विद्रोह का हम नेता चाहते हैं, तो वो नेता आप बन जाइए, नेतृत्व करिए। खैर बहादुर शाह जफ़र के सामने भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार कर रखा था और इनको तो यहाँ तक कह दिया था कि देखिए बहादुर शाह जफ़र के मरने के बाद इन लोगों को लाल किला खाली करना पड़ेगा, इनकी पेंशन पे ही जी रहे थे। तो बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं चलो कुछ नहीं, स्वीकार कर लेते हैं इन लोगों के प्रपोजल को। तो जो विद्रोह होता है बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में, वैसे तो ये नाम मात्र के नेता थे। तो कानपुर में जो थे वो नाना साहब ने मोर्चा संभाला, बिहार में आपके कुंवर सिंह ने संभाला, ये आरा के थे। इसी तरह से लखनऊ में आपकी बेगम हजरत महल जी थी, और बरेली में आपके खान बहादुर खान थे, जिन्होंने अंग्रेज। और फिर क्या हुआ, इधर आपके झांसी में आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई जी थी, और अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के आंदोलन हुए। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने दमन करना शुरू किया। विद्रोह टोटल असफल रहा। असफल क्यों रहा? क्योंकि बहुत सारे जो देसी राजा थे ये क्या करते थे कि अंग्रेजों की तरफ हो जाते थे। बहुत सारे जैसे ग्वालियर के सिंधिया थे, ये सब क्या किए, इन्होंने अंग्रेजों की मदद की। तो एक तरीके से विद्रोह असफल होगा। अच्छा, विद्रोह असफल होने का एक सबसे बड़ा रीज़न एक और भी था कि इनके पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। भारतीयों के पास क्या था कि कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, यानी अपने संदेश से एक जगह से दूसरे देश बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं पहुंचा पाते थे, जबकि इनके पास तार की सुविधा थी। अंग्रेजों के पास क्या थी? तार की सुविधा थी। तो ये अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंचा देते थे। लेकिन भारतीयों के पास ऐसी सुविधा नहीं थी, तो समस्या इसमें आ जाती थी कि जब भी किसी विद्रोह को दबाना होता था तो इनके लोग तो पहुंच जाते थे आज आसानी से, लेकिन ये लोग नहीं पहुंच पाते थे। दूसरी बात करते हैं, इसका परिणाम क्या होता है? तो 1858 का परिणाम क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों क्या है कि चूंकि आपको पता है कि अभी अंग्रेजों का शासन प्रत्यक्ष रूप से नहीं चल रहा है। अभी क्या है, जब 1857 का विद्रोह चल रहा है, क्योंकि एक नारा भी आप देखते थे कि इसमें किसान देते थे कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यानी कि हम महारानी का शासन चाहते हैं, हम कंपनी का शासन नहीं चाहते हैं। तो वही ये बातें होती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है, क्योंकि जब ये सारी बातें होती है 1857 में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीयों की हार होती है बल्कि अंग्रेजों का भी बहुत नुकसान होता है। तो ये बात ऊपर तक जाती है कि देखिए कंपनी इतना कमा रही है और ये सारी चीज़ें कर रही है, सिर्फ कमाई कर रहे हो, ब्रिटिशर्स का कितना नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है और सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन हो जाता है। यानी अब मंत्री का शासन, कंपनी का शासन नहीं होता, सीधे ब्रिटिश महारानी का शासन भारत में चालू हो जाता है। और एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1858 में कहा जाता है कि हम भारत के साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, जैसे और उपनिवेशों में हम करते हैं, और कंपनी शासन का हम अंत करते हैं। और अब जो दत्तक प्रथा है, जो सामाजिक प्रथा है, उसमें हम बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद क्या आता है, एक पील कमीशन की नियुक्ति होती है, और वो क्या कहते हैं, सैनिकों का अनुपात सुधारते हैं कि जहां भारत के सैनिकों का अनुपात बहुत ज़्यादा है उसको कम कर देते हैं, वहीं ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात को बढ़ा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन जाते हैं। कौन बन जाता है? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन जाते हैं। तो देखिए, अगर हम एक ब्रीफ में करें तो क्या होता है कि देखिए आप इसको सुनेंगे थोड़ी देर तो आप सुन लेंगे कि विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है। तो 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह की शुरुआत होती है। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया जाता है। विद्रोह का तत्कालिक कारण इनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूस होते हैं। राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसमें देसी राज्यों का विलय होता है। 1856 में अवध का विलय हो जाता है, और अवध में जो सबसे ज़्यादा सैनिक थे वो अवध के ही थे कंपनी में। आर्थिक कारण क्या थे? किसानों पर भारी लगान था। भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन कर दिया गया था। जमींदारों और तालुकेदारों को हितों को नुकसान पहुंचाया गया था। इसी तरह से सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? धर्म परिवर्तन का भय हमेशा सताता था लोगों को, क्योंकि ईसाई बनने के लिए हमेशा मोटिवेट किया जाता था। भारतीय रीति रिवाजों में अंग्रेजी हस्तक्षेप की आशंका हमेशा रहती थी, जैसे मैंने आपको बताया, सती प्रथा का उदाहरण दिया। ईसाई मिशनरियों की गतिविधि से असंतोष था, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को भारत में जो भी काम करने की थी अनुमति दे दी गई थी। सैनिक कारण क्या थे? तो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव था, वेतन और भत्तों पदों में असमानता थी, विदेशी सेवा को लेकर धार्मिक आशंकाएं थी, जो मैंने आपको बताया, समुद्र पार यात्रा और चर्बी वाले कारतूस का तत्कालिक कारण था।
प्रमुख केंद्र नेता कौन थे? तो जैसे कि आपके दिल्ली की बात हम करें, दिल्ली में आपके जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। कानपुर की बात करें, कानपुर में आपके जो थे वो नाना साहेब थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल जी थे। बिहार जिया जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। बरेली में खान बहादुर खान थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। मध्य भारत में तात्या टोपे थे। तो अगर प्रमुख घटनाएं देखा जाए तो 10 मई 1857 मेरठ में विद्रोह होता है। 11 मई दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार। बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक सम्राट बनाए जाते हैं। विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार आदि तक फैला। 1858 अंग्रेजों के प्रमुख केंद्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया 1858 में। तो विद्रोह की अगर असफलता के कारण हम देखें तो क्या एकीकृत नेतृत्व का अभाव था, सीमित भौगोलिक विस्तार था, आधुनिक हथियारों एवं संसाधनों की कमी थी हमारे पास। कई भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे मैंने आपको बताया ग्वालियर। अंग्रेजों की बेहतर सैन्य एवं संचार व्यवस्था, जो मैंने बताया कि उनके पास कम्युनिकेशन का एक अच्छा साधन था जो भारतीय के पास नहीं था। फिर परिणाम वही, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 लागू हो जाएगा। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश काउंसिल के अधीन हो जाएगा और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन जाएंगे। फिर महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा होती है 1 नवंबर 1858 को। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के प्रति अपेक्षाकृत नई नीति अपनाई। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक। अब इसी पे आपको 10 एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स के माध्यम से या अगली वीडियो में आपको उसे बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।